को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रिक चार्ज की थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के ओरिजिन की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। जो मैटर बना होता है वो एटम से बना होता है और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी जो एटम मैटर है वो एटम से बना होगा और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहता है कि हर मैटर जो है एटम से बना होगा और एटम जो होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। द न्यूक्लियस हैज पॉजिटिवली चार्ज। जैसे ये एटम है तो एटम में ये क्या होगा, एटम में ये न्यूक्लियस होगा। तो एटम के न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये बाहर जो शेल है वहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होगा। ऐसा तो हम लोग पढ़ रहे थे कि when two body rub, हर मैटर में एटम होगा और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये एटम है, इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव चार्ज ये शेल्स हैं, ये जिनको ऑर्बिट भी कहते हैं, इसमें घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। और पॉजिटिव चार्ज जिनको हम प्रोटॉन कहते हैं, उनकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है एटम में। एटम में क्या होता है, इन एटम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिनको हम प्रोटॉन कहते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे समझते हैं। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन पे चार्ज होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों बराबर तो होंगे, वैल्यू वाइज दोनों सेम होंगे। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम पॉजिटिव में होगा
इलेक्ट्रॉन का होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा। The figure appearing on the side shown atom had 2 electron and 2 proton। इस फिगर में अगर हम देखें यहाँ पे, इस एटम के अंदर यहाँ पे 2 प्रोटॉन दिखाए गए हैं, इधर बाहर 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिट है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 प्रोटॉन। The atom of different substances hold the electron in the outermost orbit of an atom with different strength। अलग अलग सब्सटेंस के जो the atom of different substance hold the electron, अच्छा अलग अलग सब्सटेंस हैं, उनके इलेक्ट्रॉन hold the electron in the outermost orbit of an atom with different strength। इसको कैसे समझा जाए कि अगर अलग अलग सब्सटेंस है, डिफरेंट सब्सटेंस है, holds the electron in the outermost orbit of an atom with different strength। जैसे एक सब्सटेंस A है और एक सब्सटेंस B है, ये अलग अलग स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं। इसको A इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, ये भी अलग इलेक्ट्रॉन को, ये भी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, ये भी करेगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रेंथ में अंतर होगा। तो the atom of different substances hold the electron in the outermost of an atom with different state। When two bodies are rubbed together, electron in the outermost orbit of the body get transferred to other body। जब दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना ही चार्जिंग कहलाता है। सो व्हाट इज चार्जिंग? चार्जिंग क्या होता है? चार्जिंग यानी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही चार्जिंग है। बिल्कुल, इसको नोट कर लें। ठीक है, द बॉडी गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, जब बॉडी को रब करते हैं तो बाहर वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे यहाँ पे ये पहली शेल ही बाहर वाली शेल है, दूसरी शेल भी बाहर वाली शेल हो सकती थी, इसके बाहर एक और शेल हो सकती थी, तो बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑफ द बॉडी गेट ट्रांसफ़र टू द अदर बॉडी। बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है वो नेगेटिवली चार्ज कहलाती है इस थ्योरी के अनुसार से। तो जब हम बॉडी को रब करते हैं तो रबिंग की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, रबिंग की वजह से फ्रिक्शन आता है घिसने की वजह से। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले जाते हैं रबिंग की वजह से। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसको नेगेटिवली चार्ज कहते हैं, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है उसको पॉजिटिवली। भाई जो देगा वही जो धनी होगा। हाँ, तो जो लूज़ करेगी यानी जो देगा वो पॉजिटिव, देगा वही जो धनी होगा, और लेगा वो जो नेगेटिव ऋणी होगा। तो गेनिंग वाली बॉडी नेगेटिवली चार्ज कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है फ्रिक्शन की वजह से। जब हम रबिंग करते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये डिपेंड करता है, बॉडी ठीक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को ही चार्जिंग कहेंगे। लेकिन ये डिपेंड कर, अब सवाल ये है कि दो बॉडी को रब कर रहे हैं, दो बॉडी रब कर रहे हैं, जैसे ये पेन और मार्कर, तो रबिंग तो हम कर दे रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जाएगा कि इससे इसमें आएगा, मार्कर से पेन में जाएगा कि पेन से मार्कर में आएगा। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। जिस बॉडी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी उधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब खींचने की एबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी उधर इलेक्ट्रॉन दौड़े चले आएंगे। तो अगर हम एक इबोनाइट रॉड लें और कैट का फर लें, दोनों को रब करें, इबोनाइट रॉड और कैट का फर और रब करें, तो जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे इबोनाइट रॉड की जो एफिनिटी है मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी है वो फर से ज़्यादा है। When ebonite rod is rubbed with fur, the outermost electron of fur go to ebonite। इलेक्ट्रॉन इबोनाइट रॉड की एफिनिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इबोनाइट की तरफ आ जाएंगे फर से। इलेक्ट्रॉन का आना ही चार्जिंग कहलाता है। Thus ebonite with more electron get नेगेटिव चार्ज, इसलिए इबोनाइट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वेरस फर बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि फर देगा तो पॉजिटिव धनी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इबोनाइट की एफिनिटी ज़्यादा थी, खींचने की एबिलिटी, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस आर बाउंडेड बाई न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो न्यूक्लियस है इसमें जो प्रोटॉन है इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अच्छा ये तो एक सेकेंड, जो बात चल रही थी तो कहाँ चल रहे थे हम लोग। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस आर बाउंडेड बाई न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, न्यूक्लियस के भी अंदर, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के भी अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ज़बरदस्त फोर्स लगता है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। इस ऑर्बिट के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के जो पार्टिकल हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच में भी फोर्स लगता है। उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगता है, जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत हैवी फोर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत फोर्स होता है। देन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो एटम में ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर,
कौन है न्यूक्लियस के अंदर? कौन है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे कौन सा फोर्स बोलेंगे? न्यूक्लियर फोर्स। अरे नहीं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। और उसकी तुलना में न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, दो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन लगता है ये। तो ये जो फोर्स है ये वीक होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, जबकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है, इनके बीच में भी फोर्स होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी बीच में, न्यूट्रॉन के भी बीच में होता है। इनको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा होता है न्यूक्लियर, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वीक होता है। न्यूक्लियस के जो पार्टिकल हैं कौन है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी है, तो न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स, प्रोटॉन के बीच में फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस आर बाउंडेड बाई न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियर फोर्स से, which are much stronger force between electron and nucleus. So proton are not responsible for transfer of charging on the wing. इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज ट्रांसफ़र पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है ना, तो इसका प्रोटॉन का कोई रोल है नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? So proton are not responsible for transfer of charge on the wing. प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं है चार्ज के ट्रांसफ़र के लिए। डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर मटेरियल को अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जैसे ये एक मटेरियल है, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, और ये मटेरियल ए है, ये मटेरियल बी है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ए मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी हो सकती है और बी मटेरियल से कम हो सकती है। तो अलग अलग मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो हर मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी होती है वो भी अलग अलग होती है। The material which lose electron easily are called positively charged। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। whereas those gaining electron easily are called negatively charged। जो इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन करते हैं उनको हम निगेटिवली चार्ज कहते हैं। ठीक है। Substance can be divided according to movement of electric charge through them into two main classes, conductor and insulator। सब्सटेंस को अगर हमें डिवाइड करना होता है, जैसे कोई भी सब्सटेंस है तो उसको डिवाइड करना है, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट के हिसाब से, अगर हम वैसे सब्सटेंस और भी मटेरियल हो सकते हैं, है ना, एलॉय, मेटल, नॉन मेटल। लेकिन अगर हम चार्ज के मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम सब्सटेंस क्लासीफाई करें कि चार्ज का जो मूवमेंट हो रहा है उसके आधार पे अगर हम सब्सटेंस को क्लासीफाई करें, तो दो क्लास बताई गई है जिसको हम कंडक्टर और इंसुलेटर कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of movement of charge, on the basis of movement of charge, the substances are divided into, यहाँ पे दो ही कैटेगरी दी गई है, हम तीन कैटेगरी की बात कर लेते हैं। कौन कौन सा सब्सटेंस की बात हुई है? यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर दे रहा है। तीसरी कैटेगरी हम सेमी कंडक्टर बता दे रहे हैं। तो सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ठीक है, ये हम सब्सटेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। कंडक्टर अलाउ लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम। कंडक्टर क्या करते हैं कि चार्ज का मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्केल में करते हैं। कंडक्टर में चार्ज का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इंसुलेटर में चार्ज का मूवमेंट होता ही नहीं है। कोई भी सब्सटेंस परफेक्ट ना तो परफेक्ट कंडक्टर है और ना ही परफेक्ट, ऐसा नहीं है कि चार्ज का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, कम भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि एक भी ना हो, थोड़ा बहुत हो भी सकता है। इसलिए कोई भी सब्सटेंस ना तो परफेक्ट कंडक्टर है और ना ही परफेक्ट इंसुलेटर है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है कंडक्टर। कंडक्टर की डेफिनेशन अगर देना हो तो ऐसे सब्सटेंस जो ईजिली अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। सब्सटेंस विच ईजिली अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आसानी से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलाउ कर देते हैं, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। There are large number of free electron. These electron are free to move in the whole conductor. कंडक्टर में क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री टू मूव अबाउट इन द होल कंडक्टर। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और ये फ्री होंगे मूव करने के लिए कि पूरे कंडक्टर में आसानी से ये मूव कर सकते हैं। एंड कैन बी ट्रांसफ़र ईजिली ऑफ द कंडक्टर विथ लिटिल एफर्ट, और ये ईजिली ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, थोड़ा सा लिटिल एफर्ट लगा दें तो ईजिली ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। सो दे आर नोन एज मोबाइल चार्जेस, क्योंकि आसानी से, जैसे कंडक्टर है जिसमें थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे धीरे से, इसलिए इनको हम मोबाइल चार्ज कहते हैं। मोबाइल चार्ज। मोस्ट ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल चार्ज, इलेक्ट्रॉन धीरे से आसानी से निकल लेते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम मोबाइल चार्ज कहते हैं। बट इन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल लेता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम मोबाइल चार्ज करते हैं। बट इन इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों ही मोबाइल चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी मोबाइल चार्ज होते हैं, आयन भी। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दस कंडक्टर आर इजिली चार्ज बाई सुटेबल मीन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी के कारण कंडक्टर्स आर इजिली चार्ज बाई सुटेबल मीन्स, कंडक्टर को हम इजिली चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग मतलब क्या है? या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लें या तो इलेक्ट्रॉन दे दें। तो फिर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बड़ी आसानी से, या उसको हम
यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ ये जो सेमीकंडक्टर की जो हम बात बता रहे थे यहाँ पे लिखा है द अदर क्लासेस आर मेंशन्ड बिलो, सब्सटेंस हैविंग कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर वाली भी इंसुलेटर वाली भी, उनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये जो मटेरियल लिखे हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब मटेरियल सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ये ऐसे भी मटेरियल हैं जो न तो परफेक्ट कंडक्टर है न ही इंसुलेटर है, लेकिन ये इनके बीच के हैं। केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में जो 14वें ग्रुप का एलिमेंट है, उन एलिमेंट से ये बने होते हैं। तो 14th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल में, ये 14th ग्रुप का जो एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो 14th ग्रुप के एलिमेंट से सेमीकंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल बने होते हैं। ये सिलिकॉन, जर्मेनियम। सर्टेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैं विच इंड्यूस चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। और भी कुछ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैं। सेमीकंडक्टर क्या हैं? केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में जो 14वें ग्रुप के एलिमेंट हैं, कार्बन को छोड़ के सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे हो गए। सिलिकॉन का ये, एक मिनट, सिलिकॉन का ये सिंबल है, जर्मेनियम का Ge, सिलिकॉन का Si, इनसे ये बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम से। तो ये अपने ये ना तो परफेक्ट कंडक्टर होते हैं ना तो प्योर इंसुलेटर होते हैं। हाँ, इनको अगर अच्छी एनर्जी मिल गई तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो अगर हम एडिशनल एनर्जी दे देंगे हीट वगैरह से तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो इसलिए इनको सेमी कंडक्टर बोलते। सेमी मतलब आधा, फुल कंडक्टर नहीं है, आधा कंडक्टर है। तो हम सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ लिए कि ये वैसे मटेरियल है ना, तो ये जो हम क्लासिफिकेशन किए हैं ना, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, ये ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे किए हैं, किस आधार पे, कि वो चार्ज का मूवमेंट कैसे अलाउ करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा उस सब्सटेंस में। तो सेमीकंडक्टर में कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे होता है, उस पर हम अगर ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट के लिए मिल जाएगा। सर्टेन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, बहुत सारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं जिनमें इंड्यूस चार्ज अपीयर होता है सरफेस पे व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। कुछ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनमें चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं सरफेस पे, लेकिन तब होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। कुछ ऐसे भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैं जिसमें चार्ज उत्पन्न होते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। उन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। किनको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं?
ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, इसमें चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं कब, जब उसमें उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए। तो इन मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे एयर, हवा, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तब हवा में चार्ज उत्पन्न होगा, नहीं तो चार्ज उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो ये डाइलेक्ट्रिक। माइका, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, नॉन कंडक्टिंग ऑयल, ये सब क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। आगे देखते हैं। इमीडिएटली स्प्रेड ओवर द होल सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और तुरंत वो पूरे कंडक्टर के सरफेस में स्प्रेड हो जाते हैं। इनफैक्ट सॉलिड हैव पार्शियली कंडक्टिंग बैंड। फिर ये इंसुलेटर के बारे में भी दिया है। अच्छा, अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, one is positive charge and second one is negative charge। और पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। और चार्ज को नापते हैं जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं, कूलॉम्ब में, कूलॉम्ब कैपिटल सी से दिखाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटी इकाई चार्ज की, जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाना है तो सबसे छोटी यूनिट ईंट होती है, वैसे चार्ज, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने बता दिया माइनस में रहेगा प्रोटॉन। और अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलो। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻37 किलो। और यही अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन के भी बराबर होता है। चार्ज को नापने की एसआई यूनिट कूलम्ब है। इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज एग्जिस्ट किए हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। इससे भी छोटे चार्ज हैं जिनका चार्ज +e/3 ±2e/3 है, लेकिन इनका फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं, फ्रीली यानी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। दे डू नॉट हैव
इनको क्वार्क्स कहते हैं, क्वार्क्स, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, और मास जो किसी पार्टिकल का होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज वेलोसिटी पे यानी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो मास ऑफ एनी पार्टिकल, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं रेस्ट मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो होता है m नॉट, जिसको रेस्ट मास कहते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा हो यानी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, स्पीड ज़ीरो हो, तो जब उसकी स्पीड ज़ीरो होगी उस समय स्पीड, ये क्या है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड है। v क्या है, जितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्पीड के साथ चेंज होता है। अगर स्पीड ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ ज़ीरो रख देंगे, ज़ीरो बटे समथिंग ज़ीरो होता है, तो रूट 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट का मास उसके रेस्ट मास के बराबर हो जाएगा। लेकिन 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 क्या, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास वेलोसिटी चेंज होने से चेंज होता है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो मास, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 1 में ज़्यादा करेंगे तो कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो मास बढ़ जाएगा। क्या हमने कहा, वेलोसिटी अगर स्पीड क्या हो गई ज़्यादा, तो 1 में ज़्यादा घटा देंगे तो कम हो जाएगा, कम आएगा तो डिनोमिनेटर कम होगा। जिसका डिनोमिनेटर कम होता है वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू जो मास है वो बढ़ जाएगी, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाएगा। और मास अगर वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से चलने लगे, मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट ये लाइट की स्पीड से चलने लगे, यहाँ v की जगह c रख दें, तो c कट गया, c क्या है, लाइट की स्पीड, c कट जाएगा, 1 का रूट 1 बचेगा, ये c कट जाएगा तो यहाँ 1 माइनस 1 जीरो, जीरो का रूट 0, तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू मास इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है, एक ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड कितनी है, एक ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 2.99 होती है, इसको अप्रॉक्सीमेट इंटू 10 की पावर 8 होती है। इसको लगभग हम अप्रॉक्स कहते हैं इस सिंबल को, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड हम मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मास इनफाइनाइट हो जाएगा जब ये c के बराबर हो जाए। v क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड, इसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो मास इनफाइनाइट हो जाता है। बाकी नॉर्मल केसेस अगर वो रुका हुआ है तो v ज़ीरो होगा, ज़ीरो
बटे समथिंग 0, फिर बचेगा 1, 1 का रूट 1, m जो आएगा m0 क्या है बराबर आएगा m0, यानी जब स्पीड 0 है उस समय जो मास है वो हमारा रेस्ट मास है। आगे चलते हैं। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इफ एनी बॉडी इज न्यूट्रल, इफ एनी बॉडी इज न्यूट्रल, इसका मतलब उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। इफ एनी बॉडी इज न्यूट्रल मीन्स मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। ये नहीं कि चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है मतलब जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, इसलिए वो न्यूट्रल है। अच्छा, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है ना, बॉडी अगर चार्जिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होने से, ट्रांजिशन यानी ट्रांसफ़र होने से होती है। और इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो क्वांटाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी है।